आज के इस वीडियो में हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, हम जानेंगे पंचायती राज क्या है और पंचायती राज भारत में पंचायती राज लाने का उद्देश्य क्या था और भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब की गई। इसके पहले आज़ादी के पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और आज़ादी के बाद पंचायती राज लाने के लिए कौन कौन से प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि पंचायती राज क्या होता है। अर्थ में पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। क्या कह रहा है? अर्थ है पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है ग्रामीण मतलब गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। गांव लेवल और जिला स्तर का जो शासन होता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं, अर्थात एक ऐसा शासन जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार, राजनीतिक जो शक्ति है उसका विस्तार आम जनता के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी समस्या का निराकरण स्वयं कर सके। ठीक, साधारण शब्दों में ये कहा गया कि जो राजनीतिक शक्ति का विस्तार है वह आम जनता के हाथों तक हो, जिससे कि वह अपनी समस्या का जो निराकरण है वह स्वयं कर सके। या फिर सिंपल भाषा में अगर से देखें तो स्थानीय जनता के द्वारा, मतलब कि जो जनता वहाँ निवास करती है उस जनता के द्वारा स्थानीय चुनाव के माध्यम से, मतलब कि स्थानीय जनता जहाँ लोग निवास करते हैं उनके द्वारा और उन्हीं के माध्यम से स्थानीय चुनाव, मतलब उन्हीं लोगों के बीच में से चयनित, उन्हीं के बीच चुनाव के माध्यम से उन्हीं के बीच से जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उन्हीं लोगों के बीच में से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के द्वारा और साथ में स्थानीय संसाधन, यानी कि उन्हीं लोगों के पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके माध्यम से स्थानीय मुद्दे, मतलब कि जो वह व्यक्ति है उनके जो लोकल मुद्दे हैं उन पर निर्णय लेना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। क्या आया समझ में? नहीं आया तो एक बार और समझा देते हैं कि स्थानीय जनता, मतलब कि मान के चलो एक गांव है, वहाँ की जनता के द्वारा और उन्हीं लोगों के बीच में, जैसे सरपंच होता है आज की कंडीशन में, गांव है, गांव की जनता के द्वारा वो गांव की जनता ही चुनाव के माध्यम से उनमें जो 4 लोग खड़े होते हैं, 4-5 जो भी लोग खड़े होते हैं उन्हीं गांव के लोगों के बीच में से जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनके पास, उससे उन्हें चुनकर लाते हैं और उनकी जो चयनित होता है वह व्यक्ति, वह अपने ग्राम के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको सुनता है और उनको सॉल्व करने की क्षमता रखता है। ठीक, उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। चलिए आगे हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि जो पंचायती राज्य है को अन्य शब्दों में, पंचायती राज्य को हम अन्य शब्दों में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, पंचायती राज्य को अन्य शब्दों में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था मतलब जन सहभागिता मूलक व्यवस्था भी कहते हैं। पंचायती राज को हम विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था या जन सहभागिता मूलक व्यवस्था भी कहते हैं। अगला कि पंचायती राज जो है उसको राज्य सूची में रखा गया है। राज्य सूची में, ये राज्य सूची उस भारत के संविधान की बात चल रही है।
भारत की 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ के पास होता है, संघ मतलब कि केंद्र के पास होता है। और राज्य सूची में जो विषय रखे जाते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। और समवर्ती सूची जो होती है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास होता है। तो ये जो पंचायती राज्य जो हम पढ़ रहे हैं, पंचायती राज्य को राज्य सूची में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये पंचायती राज्य में राज्य सूची में रखा गया है। इसका मतलब कि राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार है। मतलब कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य के जो सरकार होगी वह अपने अपने हिसाब से, वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से वहाँ कानून बना सकती है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। इसमें स्थानीय स्वशासन जो होता है को सामान्यतः 2 भागों में बांटा है। स्थानीय स्वशासन है उसको 2 भागों में बांटा है। पहला ग्रामीण स्तर पे होता है पंचायती राज, ठीक, ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज। और दूसरा शहरी स्तर पे होती है नगर पालिका, जो कि आज की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि ग्रामीण स्तर पे क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, और शहरी स्तर पे होती है नगर पालिका। ठीक, आगे अनुच्छेद ये भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है उसकी बात चल रही है। अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद जो 40 है उसमें राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतें के गठन का उल्लेख है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि जो पंचायती राज्य है उसका उद्भव कैसा हुआ, मतलब इसका प्रारंभ कैसा किया गया और इसका विकास के लिए क्या क्या किया गया है, या कौन कौन से कार्यक्रम या कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। इसके इतिहास को हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले पंचायती राज में को बढ़ावा देने के लिए या पंचायती राज लाने के लिए कौन कौन से काम किए गए और या कौन कौन से कार्यक्रम हुए या योजनाएं बनाई गई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या इसके लिए उपाय किए गए हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 1882 है उसमें लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन जो थे उन्हें पंचायती राज का जनक माना जाता है। इन्होंने सन 1882 में घोषणा पत्र, स्थानीय स्वशासन के लिए घोषणा पत्र लाया था, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम की दृष्टि से कि जो पंचायती राज्य है उसके जनक या उसके पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन जी को। और इन्होंने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन के लिए घोषणा पत्र लाया था, उस घोषणा पत्र को नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। ठीक है, आगे क्या हुआ, सन 1919 में द्वैध शासन आया। 1919 में द्वैध शासन, इसमें पंचायती राज्य को हस्तांतरित सूची जो होती है इनकी हस्तांतरित सूची के विषय में रखा गया और हस्तांतरित विषय में रखा गया। और 1935 में कांग्रेस के द्वारा प्रयास किया गया। ठीक है, 1935 में कांग्रेस के द्वारा प्रयास किया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात कर रहे हैं या ये 2 फैक्ट है वह बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम
कब आया? तो सीधा ये पंचायती राज से संबंधित है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया 1952 में, और फिर 1952 में ही आया राष्ट्रीय सविस्तार योजना। 1952 में दो चीज़ें आई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना। ठीक है, अब इसे हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि क्या थे फैक्ट वाली चीज़ें। पहली चीज़ वर्ष, ये चीज़ें हमने ऊपर भी पढ़ी है, इसके पहले भी पढ़ी, वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की घोषणा की। वर्ष 1882 था, उसमें लॉर्ड रिपन ने सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन की घोषणा की, और इन्होंने सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन की घोषणा की थी, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। और इनने जो स्थानीय स्वशासन के लिए जो घोषणा पत्र लाया था उन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं चौथे फैक्ट पे कि 1919 में 1919 का जो अधिनियम था, अधिनियम द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई एवं स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया। 1919 अधिनियम के समय क्या लाया गया? द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई और स्थानीय स्वशासन को रखा गया हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत। ये अभी तक तो हमने 1919 का किया। फिर विकास संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता एवं जन सहभागिता, विकास संबंधित मुद्दे जो थे, और ग्रामीण विकास संबंधित मुद्दों की बात चल रही है। ग्रामीण विकास संबंधित मुद्दों, या कहा जाए तो आम व्यक्ति के विकास संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देने और जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दोनों कार्यक्रम हुए थे सन 1952 में। पहला था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा था राष्ट्रीय सविस्तार योजना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन कार्यक्रमों की जांच करने के लिए, जो सन 1952 था उसमें जो कार्यक्रम किए गए थे, उन कार्यक्रमों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई। उस समिति का नाम था, सबसे पहली समिति थी पंचायती राज का। ये जो सन 1952 में जो दो कार्यक्रम आए थे, राष्ट्रीय सविस्तार योजना और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया। नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं प्रमुख समितियां, जो कि हमें एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 में योजना आयोग के द्वारा समिति का गठन किया गया था। 1957 में योजना आयोग के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अब ही इस समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या था, यह जान लेते हैं। पहला, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन कार्यक्रमों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लोगों की जो कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय सविस्तार योजना 1952 की समीक्षा के लिए किया गया था। तो उन्होंने ये जांच में उनका उद्देश्य था कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इन कार्यक्रमों को कैसे बेहतर बना सकते थे। दूसरा, इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए 1957 में इस समिति का गठन किया गया। समीक्षा क्या हुई इसमें, उन्होंने क्या बताया? वो समीक्षा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जन सहभागिता की कमी की ओर संकेत किया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जन सहभागिता की कमी की ओर संकेत किया। और फिर इस समिति ने कुछ सिफारिशें दी थी। उसमें पहली सिफारिश थी कि इन्होंने
त्रिस्तरीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसमें त्रिस्तर इन्होंने बोला था कि 3 स्तर होने चाहिए, जिला स्तर पे जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर पे प्रखंड समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। मतलब जिला स्तर, इन्होंने 3 स्तर बताए कि जिला स्तर पे जिला परिषद होनी चाहिए, मध्यवर्ती स्तर पे प्रखंड समिति मतलब विकासखंड की बात चल रही, और विकासखंड या जनपद की बात चल रही, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी। आगे इन्होंने और क्या क्या सिफारिश की थी, उन्होंने कहा कि पंचायती राज्य को अनिवार्य शक्तियाँ सौंपी जानी चाहिए। अगली, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जिला परिषद जो है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, जिला अधिकारी, मतलब कि जिले का कलेक्टर जिला परिषद का अधिकारी होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले कहा था कि क्या होना चाहिए, पंचायती राज का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने सिफारिश की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगला इन्होंने सिफारिश की कि नियोजित कार्यक्रम में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें लोगों की मतलब जन सहभागिता अधिक होनी चाहिए, या जन सहभागिताओं को लोगों को मौका देना चाहिए। अगली बात कहते हैं, बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक, इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत आ जाएगा ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय जो मेहता है उन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। इनकी जो सिफारिशें थे उन सिफारिशों को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इनकी सिफारिश को मंजूरी प्रदान हो गई। 2 अक्टूबर 1959, ये वाला फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान से आप देखना और पढ़ना, ध्यान से सुनिए। 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार पंडित नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ था। भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज संस्थाओं का या पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। अगला हम पढ़ते हैं, तत्पश्चात उसके बाद पहली बनी 2 अक्टूबर 1959 को, कहाँ बनी, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। इसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 मतलब कि 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकासखंड में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ, और 9 दिन के बाद में आंध्र प्रदेश का जो महबूबनगर जिला था, आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकासखंड में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ये लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पर रोक रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम पंचायती राज से संबंधित जो समितियाँ आई थी उसके अंतर्गत दूसरी समिति पढ़ेंगे, अशोक मेहता समिति। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके।